हेलो दोस्तों, मैं सूरज सिंह राणा फ्रॉम SR एसोसिएट साइड फोर साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया। हम आज एक बेसिक ज़रूरत के हिसाब से कोई परचेजर हो या कोई सेलर हो या कोई रेंटेड प्रॉपर्टी भी लेना चाहता है, हम उनके लिए आज एक बेसिक जो नीड होती है उसके लिए हम आज बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं जस्ट लाइक बिजनेस गाइड टू इंडियन रियल एस्टेट। बिगनर जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल एकदम नए हैं, हमने आज तक कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है और हमने आज तक कभी कोई प्रॉपर्टी बेची नहीं है, हमने आज तक कभी किराए पे नहीं लिया है, तो उनको 3 4 5 चीज़ों का जो बेसिक नॉलेज है वो पता होना चाहिए। जैसे कि प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है और वहाँ की आवश्यकता क्या क्या होती है, वहाँ के बेसिक हमारी ज़रूरतें जो होती है उसको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि हम यूँ कहते हैं कि जी एक तो एग्रीकल्चर लैंड होती है। अगर भाई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें तो हम जाके जो है अपना मकान नहीं बना सकते, फार्म हाउस नहीं बना सकते, हम उसमें तो कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते। तो लेकिन हम परचेज तो कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें उसको क्या करना, हमें लैंड यूज चेंज कराना पड़ेगा। अब हमारा काम क्या है, बेसिक हमारा वो काम देखना हुआ कि हमारा कॉमर्शियल काम है, हमारा फैक्ट्रियों का काम है, तो वो इंडस्ट्रियल काम में आता है, तो हमें उसको लैंड यूज चेंज में कहाँ जाना, मकान बनाना है तो उसमें क्या काम है। और दूसरी होती इंस्टीट्यूशनल लैंड। अब इंस्टीट्यूशनल लैंड क्या होती है, जो उसमें जी हम स्कूल खोल सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें इसी लैंड यूज चेंज में जाना होता है। तो उसमें हम और कोई काम नहीं कर सकते, जैसे कि घर बनाना हुआ, जैसे कि फैक्ट्री बनाना हुआ, और दूसरे कोई अदर जो भी काम है हम उसमें वो नहीं कर सकते। अब एक उसके बाद जो सबसे बेहतरीन लैंड आती है वो आती है कॉमर्शियल लैंड। कॉमर्शियल में हम दुकान खोल सकते हैं, हम किसी को गोदाम गोदाम बनाने के लिए दे सकते हैं, और हम उसको कोई फैक्ट्री से रिलेटेड कार्य करने के लिए भी दे सकते हैं, हम ऑफिस बना सकते हैं। और फिर आता है इंडस्ट्रियल लैंड। अब ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इंडस्ट्रियल लैंड क्या है। अब वो डिपेंड करता है कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है, और अधिकतर जो भी इंडस्ट्रियल लैंड होती है वो इंडस्ट्रियल के लिए ही बनी होती है, और वहाँ पर कुछ चीज़ें अलाउ होती है, कुछ नहीं होती है। अब जैसे कि मैं आपको गाज़ियाबाद का बताऊँ, यहाँ पर गाज़ियाबाद में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। साहिबाबाद है, मोहन नगर है, मेरठ रोड है, कवि नगर है, और बुलंदशहर रोड है, काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल एरिया है। अब ये टोटल इंडस्ट्रियल एरिया रेड जोन में आता है, और रेड जोन में हम हर वो कोई केमिकल वाला काम हो, कुछ भी हो, गोदाम हो, हम मतलब सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत एक ये है कि हम दिल्ली के नज़दीक है, 2 से 3 किलोमीटर में, मैक्सिमम 10 किलोमीटर में। NCR तो मेरठ तक, सोनीपत तक, गुड़गांव तक, फरीदाबाद तक आता है। लेकिन अब NGT के रूल के अनुसार कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ कोई बोरिंग नहीं कर सकता। जो हम पानी लेते हैं फैक्ट्री यूज़ के लिए, हम बोरिंग नहीं कर सकते, परमिशन ही नहीं मिलेगी, विदाउट परमिशन करनी पड़ेगी। यहाँ बहुत सारी चीज़ें, अब ये अलाउ नहीं है, हम वेयर हाउस अलाउ नहीं है, यहाँ पर डाइंग का काम अलाउ नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अलाउ नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम यहाँ चला सकते हैं, हैवी केमिकल हो, नॉर्मल केमिकल हो, हम यहाँ नहीं चला सकते क्योंकि अलाउ ही नहीं है। अब बचा इसमें, अब हमें कहाँ कहाँ इन सब चीज़ों में देखना है। तो बेसिक चीज़ ये है कि हम चाहे रेजिडेंशियल लें या हम इंडस्ट्रियल लें या इंस्टीट्यूशनल लैंड है, वो तो जो भी लैंड लेनी है उसका अलग अलग बेसिक जानकारी है। लेकिन हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो है पॉइंट, कौन से चीज़ पे हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। अब हमारे पास जो भी चीज़ हम खरीदना चाहते हैं उसके लिए कंपटीटर कितने हैं मार्केट में, चाहे वो बिल्डर हो
या प्रॉपर्टी डीलर हो तो उनके प्राइसिंग की एनालिसिस करनी चाहिए। किस डीलर ने हमें किस चीज़ के कितने प्राइस बताए, वो लोकेशन कैसी थी, वो कहाँ पर था, वो चीज़ कैसी बनी थी, कितने मंजिल बना था। पता लग रहा कि वो फैक्ट्री 3 मंजिल बनी है, 8-10 करोड़ खर्च करे हैं, 20-25 करोड़ खर्च करे हैं, तो उसका प्राइस अलग होगा ना, उसकी प्राइम लोकेशन अलग होगी। तो कोई टीन शेड में ही बनी है, उसकी प्राइसिंग अलग हो सकती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि कौन चीज़ कहाँ पर किस रेट में मिल रही है। दूसरी चीज़, आपको कस्टमर की ज़रूरत वो सबसे पहले पूछनी चाहिए। ये मत देखो कि पहले के ज़माने में कहावत कही जाती थी कि असली सेलर वो है जो गंजे को कंगा बेच दे, मतलब वो सबसे अच्छा सेलर है मार्केटिंग लाइन में। नहीं, वो गलत है। आप गंजे को कंगा तो बेच दोगे और वहाँ से कुछ बेनिफिट्स ही अपने जो भी है निकाल लोगे, आप चले जाओगे, कुछ बेच भी दोगे उसको, लेकिन वो गंजा जब घर जाएगा तो वो देखेगा यार इसने मुझे कंगा बेचा है, मेरा तो इसका यूज़ है नहीं। तो वो एक आदमी, सिंगल 1 पर्सन आपको कम से कम 50 से 100 लोगों के बीच में आपकी बुराई कर सकता है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ऐसी सेलिंग मत करना, क्योंकि जो आपकी एक चीज़ सेल करने के लिए आपको 50 या 100 जगह आपकी इंसर्ट करता हो, वो चीज़ कभी सेल नहीं करनी चाहिए। आप उसको एक्चुअल चीज़ बताइए, इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये प्राइम लोकेशन की है, कल के टाइम में यहाँ क्या चीज़ आने वाली है, जिसकी चीज़ की हमें आशंका है ये चीज़ आएगी, मेट्रो आएगी, आईएसबीटी बनेगा या कुछ बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, वो आप बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको छुपाइए, बताइए। लेकिन आ सकती है और आ गई है, दोनों में बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप बिल्कुल क्लियरली वो चीज़ कस्टमर को समझाएंगे तो आप, हो सकता है ये डील आपसे ना लें वो, और वो डील वो किसी और से ले लें, लेकिन आपको वो याद जरूर करेगा। क्योंकि मेट्रो सिटी में जो भी आदमी रहता है, चाहे वो बिल्कुल अंगूठा टेक हो, उसको इतना नॉलेज है कि वो आदमी को पहचान सके, आदमी की कैपेसिटी पहचान सके, कौन मेरा अच्छा है, कौन मेरा बुरा है। तो कस्टमर की जरूर समझें। उसके बाद वहाँ की जो पावर है, वहाँ का इफेक्टिव है, साइट विजिट है, चाहे अब बिल्डर हो या डीलर हो, उनको वो देखनी पड़ेगी। कन्वीनियंस, भाई हमारे पास मेट्रो अवेलेबल है, सर आप दिल्ली के पालम से आ रहे हो, आप हमारे कौशाम्बी मेट्रो पे आ जाइए, मैं आपको वहाँ से रिसीव कर लूँगा। आप वैशाली आ रहे हो, आप कड़कड़डुमा आ रहे हो, आप नोएडा आ रहे हो, एनीबॉडी किसी भी प्लेस पे आप आ रहे हो, मैं आपको रिसीव कर लूँगा। आपकी लैंग्वेज ही आपका प्रमाण पत्र है। ये सेल्स में सबसे पहली जरूरत है। अब आप वहाँ के जो फीचर हैं, जिस चीज़ को आप उनको सेल करना चाहते हैं, आप उनको देना चाहते हैं, वो आप उनको ज़रूर बताइए। बगल में हॉस्पिटल है, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर आईएसबीटी है, यहाँ पर ट्रेन स्टेशन है, जो भी है, एनीबॉडी जो भी वहाँ के आसपास हो, आप उसकी चीज़ें उनको ज़रूर बताइए। उनको पता हो सकता है, जो भी आदमी कहीं जाता है तो वहाँ के बारे में बेसिक जानकारी तो रखता है, लेकिन फिर भी आपको उस चीज़ को बताना चाहिए। उससे क्या होता है, कस्टमर को अच्छा लगता है, बेचने वाले जो होते हैं, सेलर जो होता है, उसको भी अच्छा लगता है, और खरीदने वाले को भी अच्छा लगता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है। आप जैसे देखो इंडस्ट्रियल होती है, हर एक जगह का अलग अलग होता है, हर एक स्टेट में अलग अलग होता है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी, वहाँ का वो क्या करते हैं कि लैंड यूज आपका मार्केट रेट पता होना चाहिए, सर्कल रेट पता होना चाहिए,
बैंक लोन्स कितने परसेंट हो सकता है, जैसे होता ना कि कॉमर्शियल में और इंडस्ट्रियल में दो चीज़ को छोड़ करके बाकी नहीं मैं कवर कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल में 50 से 60% से ज़्यादा कभी भी लोन नहीं मिलता है। आप फैक्ट्री खरीद रहे हो या आप शोरूम खरीद रहे हो, आपको 50 से 60% से अधिक का लोन नहीं मिलेगा। कितनी भी अच्छी प्रोफाइल हो, आप कितने भी दूध के धुले हो, इससे ऊपर रूल ही नहीं है। अब जैसे रेजिडेंशियल है, आप 10% पैसा दीजिए, 90% लोन ले लीजिए, 80% आप लोन ले लीजिए, 20% आप अपनी पेमेंट करिए, तो वहाँ सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। क्योंकि बैंक्स को भी पता है कि आप मकान ले रहे हो तो वो रहने के लिए है, फैक्ट्री ले रहे हो तो उसमें 50% चांस कामयाब होने के हैं और 50% नाकामयाब होने के भी है। वो डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन पे, आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, और जो भी आपको लगता है कि मैंने क्या एनालाइज किया है क्या नहीं। मैं मान ले जाए मैं एक फैक्ट्री में मैं आंवला तेल बनाता हूँ, आंवला तेल कितना हमारे हिंदुस्तान में बिकता है, शैम्पू कितना बिकता है, कुछ भी बिकता है, जो हम उसके ऊपर हमारे को डिपेंडिंग रहना पड़े। कस्टमर की बात पूरी हमेशा जरूर सुननी चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है और क्या उसकी दिक्कत है। पता लग रहा हो बंदा तो गुड़गांव में नौकरी करता भाई, लेकिन बच्चे तो गाजियाबाद में पढ़ते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। सर आप तो ऑफिस जाते हो गुड़गांव के लिए, आप अपने गाड़ी से जाते हो, मेट्रो से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, आपको इतना वर्किंग आवर्स लगेगा, लेकिन बच्चों के लिए तो हम नहीं कर सकते कोई भी कंपैरिजन, क्योंकि उनको अगर 7 बजे स्कूल पहुंचना है तो पहुंचना है, चाहे वो छोटे क्लास में हो या बड़े क्लास में हो, तो उनकी फैसिलिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप मकान बेचते हो तो वहाँ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यहाँ तो 22-22 मंजिल, 25-25 मंजिल के मकान बने हुए हैं। वहाँ लिफ्ट का जो है ड्यूरेशन क्या है, कौन से मंजिल में कितने मिनट में पहुँचाती है, वो आपको बेसिक पता होना चाहिए। और उसके बाद जब कस्टमर आपकी ये सारी चीज़ देख के, साइट विजिट करके और ये सब चीज़ें एनालाइज करके घर चला गया, तो आप ये मत सोचिए कि मेरा काम खत्म हो गया। कस्टमर हमारे अलावा 4 लोगों से और विजिट करेगा, और करनी भी चाहिए, तो आप उसको फॉलो अप कीजिए। कल सुबह सर गुड मॉर्निंग, सर हाउ दिस मॉर्निंग, कुछ भी शब्दों से आप उसको बात कीजिए। सर आप कल विजिट करके गए थे, रात को घर गए होंगे, आपने क्या फैमिली से बात करी थी, आपने क्या फादर से बात करी थी, आपने क्या अपने जीएम से बात करी थी, जो भी उनको प्रॉपर्टी लेनी है उनसे, उनको रिलेटेड उनको अवगत कराइए। आप क्या आपकी इनसे बात हुई? कह सकते यार रात को तो मैं लेट आ गया, मेरी तो अभी कोई बात नहीं हुई, सॉरी सर मैं आपको डिस्टर्ब किया, मैं तो आपको बस गुड मॉर्निंग करने के लिए कॉल किया था, कोई बात नहीं, आप ऑफिस जाइए, आप बात करके मुझे अवगत करा देना, आप मैं उस हिसाब से आपसे टाइम ले लूँगा। अगर फिर से विजिट करानी होगी तो आप अपने कोई ऑफिस का स्टाफ, आपके फैक्ट्री लेनी तो ऑफिस का स्टाफ ही, जनरल मैनेजर, उनके टेक्नीशियन जो भी होंगे, इंजीनियर्स, वो विजिट करेंगे। लेकिन उनको घर चाहिए तो कौन विजिट करेगा? होम मिनिस्टर, बच्चे। तो वहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम कहीं फ्लैट बेच रहे हैं तो वहाँ बच्चे विजिट कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई सुख सुविधा है वहाँ बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कोई कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, बताना चाहिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आपसे।